कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, या डीएनए में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। और प्रूफ कैसे हुआ कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। कुछ आरएनए के बारे में पढ़ा था और सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा था। तो सेंट्रल डोग्मा से ही हम लोग शुरू करते हैं कि सेंट्रल डोग्मा जो होता है वो क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा ये शब्द दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में। ये 1953 में वॉटसन और क्रिक ने ये शब्द दिया था और इन्होंने बताया कि ये जो सेंट्रल डोग्मा होता है एक्चुअली ये एक प्रक्रिया होती है जो हमारे बॉडी के अंदर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, या इसी को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या होता है कि जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, मतलब कि जब डीएनए ही क्या करे, अपनी डीएनए की नई कॉपी बनाए, तो उस प्रक्रिया को हम जिस नाम से जानते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन की। इसी को डीएनए रेप्लिकेशन में कहा जाता है। तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनी और इसी डीएनए से क्या हो, जब आरएनए की कॉपी बने या डीएनए आरएनए में जब कन्वर्ट हो, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक, और इसी आरएनए से प्रोटीन जब बनेगा तो उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि डीएनए से आरएनए बनती है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए से क्या होता है, डीएनए बनता है। क्योंकि ये प्रक्रिया क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, ये डायरेक्ट प्रक्रिया थी, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि जब डायरेक्ट चला, डीएनए से आरएनए बना, तब तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब यही आरएनए क्या हुआ, डीएनए बना दिया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब वन डायरेक्शनल में होता है कोई रिएक्शन तो उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं, जब दोनों डायरेक्शन में चलता है तो रिवर्सिबल बोलते हैं। उसी तरीके से डीएनए से जब आरएनए बना तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और इसी आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, पीएमटी के भी एग्जाम में पूछता है, बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ देता है, जैसे पीसीएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं या जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ देता है कि सेंट्रल डोग्मा किसने दिया और सेंट्रल डोग्मा से आप क्या समझते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये पीएमटी लेवल का क्वेश्चन है या टीजीटी पीजीटी में भी आ जाता है। साइंस के जो अच्छे एग्जाम होते हैं पूछता है कि वह प्रक्रिया जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है। तो इसका एक एग्जांपल है एचआईवी। एचआईवी क्योंकि वायरस है, तो वायरस के केस में ऐसा होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें आरएनए से डीएनए बनता है। जनरली एटमॉस्फेयर में या नेचर में डीएनए ही आरएनए में कन्वर्ट होता है, और यह प्रक्रिया कहलाती है क्या, ट्रांसक्रिप्शन की। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात की जाती है तो वो एक कपल्ड प्रोसेस होता है। प्रोकैरियोट की केस में अगर बात करते हैं तो यहां से यहां तक की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है। इस प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में आप देख रहे हो कि दो रिएक्शन यहां पे हो रहे हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और दूसरा ट्रांसलेशन हो रहा है। मतलब दो पाथवे यहां पे कंप्लीट होते हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन। और ऐसा किसके केस में होता है, प्रोकैरियोट के केस में होता है। दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया एक साथ चलती है, जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, कपल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं।
कपल्ड पाथवे या प्रोसेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते या वेल डिफरेंशिएट नहीं होते। मतलब एक सेल से दूसरे सेल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसी के अंदर आपके जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एकदम तितर बितर में होते हैं, और उनको हम क्लैरिफाई भी नहीं कर पाते कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें एब्सेंट होती हैं। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसका, यूकैरियोटिक सेल का, तो क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी तो उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में इस डीएनए से आरएनए बनेगा, और जब तक इस आरएनए पे क्या होगा, राइबोसोम्स नहीं आएंगे तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है ये कहां पे होगा, न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि डीएनए आरएनए वहीं पे होते हैं। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस में। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यहां पे जो आरएनए बनता है वो आरएनए आता है कहां, साइटोप्लाज्म में आता है। वो आरएनए आएगा कहां पे, साइटोप्लाज्म में आएगा, और उसी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। उसी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होंगे और वो राइबोसोम इस आरएनए से बाइंड कर जाएगा। ठीक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना कि यहां पे जो आरएनए बना, इस आरएनए से क्या बाइंड हुआ, यहां पे आरएनए बन गया। अब ये आरएनए कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब इसी आरएनए से क्या हो गया, राइबोसोम बाइंड हो गए। अब जब राइबोसोम इसके साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये फिर फर्दर बनाते हैं क्या, प्रोटीन। तो इन दोनों में क्या होता है, टाइम इंटरवल हो जाता है। ऐसा किसके केस में होता है, यूकैरियोट के केस में। ये यूकैरियोटिक पाथवे है कि इसमें दोनों के बीच में टाइम इंटरवल हो जाता है, तो दोनों में समयांतराल होता है। तो ये डिफरेंस भी है। तो चलिए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए रेप्लिकेट आर मेकिंग अ कॉपी ऑफ हरसेल्फ इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। कि वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से क्या हो, डीएनए की कॉपी बने, कि डीएनए क्या करे, अपनी ही कॉपी बना दे, स्वयं की कॉपी बना दे, वो कहलाता है क्या, रेप्लिकेशन। और ये बड़ा जरूरी होता है किस केस में, रिसर्च के केस में, डिजीज स्टडी के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब डीएनए की कॉपी बनाएंगे तभी हम उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी डिजीज के बारे में जान सकते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का जो ये ड्यूरेशन चल रहा है, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उससे डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं और उसी डीएनए पे स्टडी करते हैं कि कौन सा वायरस या बैक्टीरिया इनके शरीर में गया है और वो क्या चेंजेस बॉडी के अंदर ला रहा है। क्योंकि हमको जितनी बार डीएनए की आवश्यकता होगी उतनी बार हम ब्लड किसी पेशेंट का तो निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए क्या होता है कि इसी डीएनए की कॉपी बना लेते हैं। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन का, जो बॉडी के अंदर चलता है। इसका आर्टिफिशियल जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो मशीन यूज होता है उसको बोला जाता है पीसीआर, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अभी आप लोग देखे होंगे कि कोविड-19 में जो टेस्ट होता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपने कई बार ये टर्म सुना होगा, क्या, आरटीपीसीआर। अभी आप लोगों ने सुना है कई बार कि इनका रिपोर्ट आरटीपीसीआर से निकाला गया और पॉजिटिव निकला। तो आरटीपीसीआर क्या है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब कि उस डीएनए को निकाले और उस डीएनए पे एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे अंदर क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं। और एंटीजन क्या होता है,
कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर अगर इंजेक्ट होता है तो हमारी बॉडी उसे एज ए एंटीजन या एनिमी, शत्रु के रूप में पहचानती है, उसी को एंटीजन कहते हैं। तो जब कोरोना हमारे अंदर आएगा तो वो एंटीजन होगा, तो हमारी बॉडी क्या होगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी। तो उसी एंटीबॉडी का यूज करके उस डीएनए को क्या करते हैं, कई कॉपी बनाते हैं और देखते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों का रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जुड़ेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ते हैं, तो ये दोनों जुड़ के क्लम्प बनाएंगे और वही क्लम्प क्या होगा, बैंड देगा पीसीआर में, और तब पता चलता है कि ये क्या है, कोरोना पॉजिटिव है। और जिस मशीन के अंदर ये तो एक प्रक्रिया हो गई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, लेकिन इसके लिए जो मशीन यूज होता है उसको बोला जाता है थर्मल साइक्लर। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे तो फर्दर। वहां मत लिखा करिए, इसमें नहीं दिखता। ये थर्मल साइक्लर की प्रक्रिया में होता है। चलिए हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन होता क्या है। हमने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल लीडर की वजह से शायद देख नहीं पाए थे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमने पहले क्लास में पढ़ाया था कि सबसे पहले तो हमको क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड्स की आवश्यकता होगी या डीएनए की आवश्यकता होगी। फिर इसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आइसोमरेज एंजाइम का जरूरत होती है। उसको हम लोग कहते हैं क्या, टोपो आइसोमरेज। और फिर इसके बाद उसको जोड़ने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो कहलाता है लाइगेज, क्योंकि ये सारी चीजें डीएनए में हो रहा है, इसलिए इसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। और यहां पे जब बाइंडिंग होती है तो उस समय जिस एंजाइम की जरूरत होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डीएनए पॉलीमरेज। और एक एग्जाम और यहां पे एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं प्राइमेज। ये छोटे छोटे प्राइमर्स को लाके जोड़ने का काम करता है डीएनए एंड्स पे। तो इतनी एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कैसे क्या काम करता है। प्रोसेस के बारे में जानते हैं। और ये रेप्लिकेशन की प्रक्रिया अगर पूछी जाए तो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, तो यहीं पे हम उसको भी जान लेते हैं, स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये 3 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप जिसको कि हम लोग जानते हैं इनिशिएशन, दूसरा स्टेप इलांगेशन, और तीसरा स्टेप टर्मिनेशन। आप लोग जानते हो कोई भी प्रोसेस हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की प्रोसेस हो चाहे जिसका भी हो, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ये 3 ही स्टेज होते हैं। अगर हम अपने जीवन चक्र की बात करें या अपनी लाइफ स्पान की बात करें तो हमारे में भी यही 3 केसेस होते हैं। क्या हुआ, प्रेगनेंसी हुई, दैट इज द इनिशिएशन स्टेज, बेबी बॉर्न हो गया, अब वो इलांगेशन स्टेज में जाएगा। 40 साल 50 साल 60 70 80 90 जितने भी साल जिएगा वो इलांगेशन होगा, उसके बाद मर जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये 3 स्टेज ही होते हैं ऑल द लिविंग सेल्स, ये तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं। तो वही चीज डीएनए रेप्लिकेशन में है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होने के लिए शुरू करता है या जब एंजाइम्स आके डीएनए के डबल हेलिक्स पे बाइंड करते हैं तो वो स्टेज कहलाता है इनिशिएशन का। और जब वो ब्रेकेज शुरू हो जाता है डीएनए डबल हेलिक्स का तो वो कहलाता है इलांगेशन का। और लास्ट में जब डीएनए की कॉपी बन के एक दूसरे से अलग हो जाती है तो वो कहलाती है क्या, टर्मिनेशन स्टेज। तो ये 3 स्टेज होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इनिशिएशन क्या होता है। देखिए जैसे आपका ये हो गया क्या, डीएनए का डबल हेलिक्स।
अगर पिछली क्लास का कुछ याद हो तो मैंने बताया था कि कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 यही दो जगह पे क्या होता है, नए फर्दर आके मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, चाहे वो क्या हो, फास्फोरिक एसिड का हो, चाहे वो नाइट्रोजनस बेस का हो। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये जो चेन्स होते हैं एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। मतलब कि जो 3 प्राइम है वो 5 से ही जुड़ेगा और जो 5 है वो 3 से ही जुड़ेगा। मतलब कि पिछली क्लास में आप लोग जाने होंगे, जैसे अगर सपोज करो यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा थाइमिन, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन, यहाँ थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन। इस प्रकार से ये सीक्वेंस बने होते हैं, इसी तरीके से ये लास्ट तक चले जाते हैं। मतलब एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री से ही ये जुड़ते हैं। तो सबसे पहले जो एंजाइम आता है यहाँ पर बाइंड होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, डीएनए पॉलीमरेज। वो एंजाइम आएगा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, वो एंजाइम आया यहाँ पे बाइंड हुआ और इस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉल या डीएनए पॉलीमरेज। अब जब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ के बाइंड हो जाता है तो ये करता क्या है, ये करता है डीएनए के पूरे चेन की प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब कि ये ढूंढता है कि इस डीएनए में कोई ऐसी चीज तो नहीं है या कोई ऐसा प्यूरिन या पैरामिडिन की नाइट्रोजनस बेसिस तो नहीं है जो गलत बाइंड हो गए हों या मिसमैच हो, तो उनको ढूंढ के बताता है। किसको, आइसोमरेज एंजाइम को, टोपो आइसोमरेज एंजाइम को बताता है। और जब सारी चीजें यहां पर सही होती है तो ये उनको क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन देता है कि भाई साहब अब आप आके यहाँ पे बाइंड हो सकते हो क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे सही हैं। तो ये सेनापति का काम करता है युद्ध लड़ने के लिए कि सब कुछ सही है, आइए आक्रमण किया जाए। तो जैसे ही ये वो आदेश करता है किसको, टोपो आइसोमरेज का, वो आता है टोपो आइसोमरेज और आके तुरंत यहां पे बाइंड हो जाता है। आएगा तुरंत यहां पे आइसोमरेज एंजाइम आके बाइंड होगा और इसके साथ क्या होंगे, कुछ इनिशिएशन फैक्टर होंगे। ये दोनों आएंगे यहां पे बाइंड होंगे। तो जैसे ही आके यहां पे ये बाइंड होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस डीएनए डबल हेलिक्स को तोड़ने का काम करेंगे और ये डबल हेलिक्स अब टूटना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये टूटेगा तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। इस तरीके से ये डबल हेलिक्स टूटेगा। पीछे की तरफ ये जाना शुरू कर देता है। यहां पे पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड रहेगा और ऐसे तोड़ते हुए पीछे चला जाएगा। तो जैसे ही ये टूटता है और टूट के ये सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड होता है, तो इस संरचना को नाम देते हैं क्या, रेप्लिकेशन फोक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को वाई सेप्ड नाम से जानते हैं, वाई सेप्ड। वाई सेप्ड होता है, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार से वाई सेप्ड में ये स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ये डबल हेलिक्स हो गया, ये इधर और इधर ब्रेक हो जाएगा ये, तो इसीलिए इसको वाई सेप्ड या रेप्लिकेशन फोक कहा जाता है। इस प्रकार से होता है। ये रेप्लिकेशन फोक बन गया। अब क्या होगा कि एक हमने और बताया था एंजाइम, अगर आप लोगों ने नोट किया हो, प्राइमेज। ये क्या करेगा, छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स को बुलाएगा और यहां पे जोड़ने का काम करेगा। तो यहां पे इस तरीके से प्राइमेज जुड़ता जाएगा या छोटे छोटे प्राइमर्स इस तरीके से जुड़ते जाएंगे। तो अब देखो होता क्या है कि ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये आपका 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड। तो जो पहले जिस पर जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड करने वाला, नेता है हमारा, लीडर है।
तो जिस स्ट्रैंड पे पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसको क्या बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। मतलब कि वो लीडर हो गया। और जिसमें बाद में शुरू होगा उसको क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब एक अगुआ हुआ और एक पिछुआ हो गया। तो लीड जो करेगा वो लीडिंग और जो बाद में आएगा वो लैगिंग। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे ये प्रक्रिया होती है और यहां से हमारी डीएनए की कॉपी ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो हुआ, इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इनिशिएशन। और जब ये आगे बढ़ेगा तो इलांगेशन। और जैसे ही ये डिटैच्ड, तो ये तीसरा स्टेज है, दैट इज नोन एज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में होगा कुछ नहीं, वही आपका जो डीएनए का इधर डबल हेलिक्स था वो टूट जाएगा और टूट के एक नए हेलिक्स को जन्म दे देता है। ये इस तरीके से। यहां पे एक बनेगा। तो ये जो एक कंटिन्यूअस चल रही है, इसको क्या है, किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड बन रहे हैं यहां पे, लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। हमने अभी बताया था, जब आपको रेप्लिकेशन यूनिट के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि यहां पे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स जो आपस में बनते हैं, इनको जोड़ने के लिए कर दो बेटा उसको। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड बन जाते हैं, इनको आपस में जैसे इन गैप को अगर फील करना है, तो इसी गैप को फील करता है कौन, आके लाइगेज। ये लाइगेज क्या करता है, इस गैप को आपस में फील कर देता है। इसको इससे जोड़ देगा, इसको इससे जोड़ देगा, इसको इससे जोड़ देगा। तो यहां पे जो एंजाइम आता है इसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज या लाइगेज। ये लाइगेज एंजाइम आएगा, इनको जोड़ देगा। जब ये जुड़ जाएंगे तो अब क्या होगा, ये स्ट्रैंड अलग, ये स्ट्रैंड अलग। तो ये टर्मिनेशन के बाद ऐसा हो जाएगा। अब एक डीएनए से क्या हुआ, हमारा 2 डीएनए बन गया। और अगर पिछली क्लास आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि ये रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव का। तो 2 तो देखो वही पेरेंटल स्ट्रैंड है और 2 नए स्ट्रैंड बन गए। 2 पेरेंटल स्ट्रैंड, 2 नए स्ट्रैंड बन गए। तो ये सेमी कंजर्व हो गया, आधा कंजर्व हो गया और आधा नया बन गया। तो इस प्रकार के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब ये टर्मिनेशन के बाद देखिए 2 नया डीएनए हेलिक्स बन गया आपका, 2 डबल डीएनए स्ट्रैंड बन गया टर्मिनेशन के बाद। तो इस प्रकार से आपका ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। 3 स्टेज में ये पूरा होता है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन में। इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स टेक पार्ट करते हैं, जैसे आइसोमरेज एंजाइम करता है, पॉलीमरेज एंजाइम करता है, प्राइमेज एंजाइम करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स को होना जरूरी ही है। तो इस प्रकार से ये होता है। जो पहले जिस पे रेप्लिकेशन शुरू होगा लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी, बाद में जिस पे शुरू होगा लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। जहां से शुरू होता है उसको रेप्लिकेशन ओरिजिन कहा जाता है, मतलब जहां से डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू हुआ। ठीक, उस साइट को ओराई साइट भी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओराई साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट उसको कहा जाता है, ओराई साइट। और वहीं से डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है, मतलब सबसे पहले आके डीएनए पॉलीमरेज वहीं पे बाइंड होगा और रेप्लिकेशन की प्रक्रिया वहीं से शुरू करता है। तो ये रेप्लिकेशन खत्म हुआ। फर्दर आप स्टडी के लिए आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते रहें। जो भी समस्या आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये आपका रेप्लिकेशन की प्रोसेस खत्म हुई। ओके, थैंक यू क्लास। जो भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।